हेलो मेरे भाई। हाय गाइस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही बेसिक फार्माकोलॉजी। अगर ये समझ में नहीं आया तो पूरी फार्माकोलॉजी के ड्रग्स का मैकेनिज्म एक्शन समझ में नहीं आता है सबको। तो ये जीपीसीआर पढ़ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसका मैंने बेसिक फार्माकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, ये छोटा सा, तो इसको देखना बड़ा ही ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। मतलब ये क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये जितने भी रिसेप्टर होते हैं ये उनके साथ कैसे होते हैं? कपल्ड होते हैं। मतलब जो भी, जैसे कि बीटा रिसेप्टर होते हैं हमारे, मस्कुलिन रिसेप्टर होते हैं हमारे, हिस्टामिनिक रिसेप्टर होते हैं। तो ये उन सब के साथ कहीं ना कहीं एक या दो कपल्ड होते हैं। इनकी सब यूनिट होती है, जैसे जी आई, जी एस, जी क्यू, जी ओ। तो इनकी ये सब यूनिट होती है और इनके ही द्वारा वो रिसेप्टर क्या होते हैं, उन्हीं के द्वारा इन्हीं के द्वारा वो रिसेप्टर काम करते हैं। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इनके स्ट्रक्चर के नाम के ऊपर इनका और नाम रखा गया है 7 अल्फा हेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। क्योंकि ये मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है और उनमें सेवन सेवन क्या होती है? हेलिक्स। तो इनको सात को हम क्या बोलते हैं? हेप्टा। तो इनको हेप्टा हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोला गया है। और इनमें 3 लूप एक्स्ट्रा सेलुलर और 3 इंट्रा सेलुलर लूप प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें 7, मैंने जैसा बताया आपको, क्या हो गए? हेलिक्स और 3 एक्स्ट्रा, मतलब 3 सेल के बाहर की साइड और 3 सेल के अंदर की साइड, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लूप। और जब भी कोई मॉलिक्यूल या न्यूरोट्रांसमीटर आके इनसे बाइंड होता है तो ये क्या करते हैं? अपनी सेल्यूलर एक्टिविटी शो करते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रेक्शन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, डाया और क्या हो गया? डायलेशन। तो ये मसल्स में करेंगे कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, या वेसल्स में क्या करेंगे? वेसो कॉन्ट्रेक्शन या वेसो डायलेशन। ठीक है। तो ये जीपीसीआर काम कैसे करता है? जीपीसीआर 2 प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। एक होता है साइक्लिक जीपीसीआर 2 सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे होता है, मतलब 2 प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो फर्स्ट होता है साइक्लिक एएमपी पाथवे और दूसरा होता है फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, और इसका शॉर्टकट में नाम रखा गया है PIP2 पाथवे। या इनको आपकी केडीटी बुक में इनको ऐसा दिया गया होगा, एडिनाइल साइक्लेस AC, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। और फिर उसके अंदर साइक्लिक AMP पाथवे या फोस्फोलाइपेस C PLC। इसके अंदर इसको 3-4 नामों से जाना गया है। या तो हम कह लें PIP2 ये वाला, या फिर इसके अंदर जब इस PIP2 का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये दो पाथवे में टूटता है, एक IP3 पाथवे और एक डेक पाथवे। तो इनको हम IP3 या डेक पाथवे भी बोल सकते हैं। तो ये सभी नाम आपको याद रखना है अच्छे से। अभी हम फर्स्ट वाला देखते हैं, साइक्लिक AMP पाथवे। तो अभी हमने देखा, अभी मैं आपको एक थ्योरेटिकल वे में पढ़ा रहा हूँ, पर मैंने KDT बुक के कुछ पेज की फोटोकॉपी करा के रखी। तो मैं ये पहले आपको बेसिक समझाने के बाद वहाँ पे स्ट्रक्चर में भी समझाऊंगा। तो हम फर्स्ट देखते हैं एडिनाइल साइक्लेस या साइक्लिक AMP पाथवे। तो ये कब स्टार्ट होता है? मैंने भी आपको बताया था कि जीपीसीआर की सब यूनिट होती है, जैसे GS, GI। तो अभी देखो, जब भी कोई मॉलिक्यूल या न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एड्रिनलिन बाइंड होता है तो GS सब वो बाइंड विथ GS सब यूनिट। ठीक है। जब भी कोई मॉलिक्यूल या न्यूरोट्रांसमीटर GS सब यूनिट से बाइंड होता है तो G का मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और S का क्या है? एस का मतलब होता है स्टिमुलेशन। ठीक है। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल या न्यूरोट्रांसमीटर GS सब यूनिट से बाइंड होगा तो क्या होगा? एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेस, ये वाला पार्ट। तो एक्टिवेट हो जाएगा एडिनाइल साइक्लेस और क्या होगा? साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन होगा। और जब भी साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन होगा तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम की क्या बढ़ जाएगी? एंट्री। और कैल्शियम क्या करवाने लगेगा? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो
एक सिंपल वे में बोला गया है कि जब भी जीएस जहाँ भी दिख जाए, मतलब स्टिमुलेशन, मतलब मतलब क्या, साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन और कैल्शियम चैनल की एंट्री बढ़ जाना, और क्या होगा उससे, कॉन्ट्रैक्शन। और ये साइक्लिक एएमपी पाथवे दो स्टेप में काम करता है। जब भी मॉलिक्यूल या न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विद जीएस, तो जीएस का मतलब होता है स्टिमुलेशन। तो जब भी किसी चीज का स्टिमुलेशन होगा तो साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा और कैल्शियम चैनल ओपन होंगे और कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में बोला जाएगा अगर, तो जब भी कोई मॉलिक्यूल या न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइलकोलिन बाइंड विद जी आई सब यूनिट, अब इस आई का मतलब होता है इनहिबिशन, मतलब क्या होगा, इसमें कैल्शियम चैनल नहीं ओपन होंगे और क्या होंगे, पोटेशियम चैनल ओपन होंगे। तो जब भी जी आई सब यूनिट से बाइंड होगा तो क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेस। तो उसके कारण क्या होगा, डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी। तो साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा और क्या होगा, इसमें पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। इसमें पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। जब भी ये मैंने आपसे सिर्फ फर्स्ट पाथवे डिस्कस किया है, एडिनाइल साइक्लेस या साइक्लिक एएमपी। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा तो कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, और जब भी घटेगा तो पोटेशियम चैनल हो, तो हमारे पोटेशियम चैनल ओपन होंगे। और कैल्शियम चैनल जब भी ओपन होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब भी पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, रिलैक्सेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पाथवे की बात करते हैं। हमारे IP3 डेक पाथवे या PIP2 या फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे को देखते हैं। तो इसके पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो IP3 का मतलब होता है आइनोसिटोल, या P3 मतलब इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। तो आइनोसिटोल 1, 4, 5, मतलब 1, 4 और 5 पोजीशन पे 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं तो आइनोसिटोल 1, 4, 5 ट्राइफॉस्फेट। डेक का मतलब होता है डाई असाइल ग्लिसरॉल, PLC फॉस्फोलाइपेज सी, ये एक एंजाइम होता है। PIP2 फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4, 5 बाइफॉस्फेट। तो अब हम इसकी वर्किंग प्रोसेस देखते हैं कि जब भी इसमें कोई भी मॉलिक्यूल या न्यूरोट्रांसमीटर, लाइक एग्जांपल हिस्टामिन, बाइंड विद GQ सब यूनिट, वहाँ पे साइक्लिक एएमपी में हमारा एक GS सब यूनिट से बाइंड कर रहा था और एक GI सब यूनिट से बाइंड कर रहा था। तो GS में साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन बढ़ रहा था और कैल्शियम चैनल ओपन हो रहे थे, और GI में साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन कम हो रहा था और पोटेशियम चैनल ओपन हो रहे थे। और यहाँ पे जब भी GQ सब यूनिट से बाइंड होगा तो क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ PLC, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी। तो जैसे ही फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा तो ये क्या कर देगा, PIP2 को हाइड्रोलाइज कर देगा। तो जब भी PIP2 का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये दो पाथवे में टूटता है, एक IP3 और एक डेक पाथवे। और जब भी हमारा IP3 पाथवे स्टार्ट होता है तो क्या होगा, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और यही कैल्शियम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्टिवेट PKC, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर देते हैं और क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करते हैं। और जब भी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होता है तो क्या होता है, रिसेप्टर के काम करने की एक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब ये क्या काम कर रहे हैं, एक तो कैल्शियम को यहाँ ओपन करके MLCK, यहाँ पे 3 काम कर रहे हैं। MLCK का फॉस्फोराइलेशन करा के MLCK मायोसिन लाइट चेन काइनेस का फॉस्फोराइलेशन करा के तो क्या हो जाएगा, MLCK-P। और उससे क्या करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। और एक CAM, इसका मतलब होता है काल मॉडलिन, इसके द्वारा जो भी और भी बहुत सारे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं या शो करते हैं तो यहाँ पे हमारे वो देखने को मिलेंगे। और केम एक अलग से CCPK, कैल्शियम काल मॉडलिन प्रोटीन काइनेस के द्वारा जो भी अपने फंक्शन होंगे या रोल होंगे वो प्रोड्यूस करेगा या शो करेगा। और ये यहाँ पे एक तरह से क्या कर रहे हैं, यही कैल्शियम चैनल किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, प्रोटीन काइनेस सी को। जब भी डेक पाथवे स्टार्ट होगा तो क्या होगा, उसमें प्रोटीन काइनेस सी का फॉर्मेशन होगा और इस प्रोटीन काइनेस सी को कौन एक्टिवेट कर देंगे, कैल्शियम चैनल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन, मतलब प्रोटीन, अगर प्रोटीन में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन। उससे क्या होगा, रिसेप्टर के काम करने की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब हम इन्हीं को KDT बुक में जैसा दिया है हम वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर वाइज समझेंगे।
तो अभी इसको समझना, मैंने आपको फर्स्ट पाथवे में बताया था, अभी हम फर्स्ट पाथवे देखते हैं उधर। एडिनाइल साइक्लेस या साइक्लिक एमपी ये दो स्टेप में काम करता है, या तो जब भी मॉलिक्यूल जीएस सब यूनिट के द्वारा काम करेगा, या एक क्या है, जब भी कोई न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन वो जीआई सब यूनिट के द्वारा काम करेगा, तो कैल्शियम चैनल का फॉर्मेशन इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, इसमें रिलैक्सेशन होगा। तो यही हम बुक में देखते हैं। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जैसा कि यहाँ पे भी ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ये बीटा रिसेप्टर लगे हुए हैं और M2 मस्करेनिक रिसेप्टर लगे हुए हैं। और यहाँ पे कि ये कैल्शियम चैनल है और यहाँ पे पोटेशियम चैनल है। तो जब भी एड्रीनलिन बीटा रिसेप्टर से बाइंड होगा तो क्या होगा, जीएस सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएगी और जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्ट होगा। और यही जीएस अल्फा सब यूनिट किसको एक्टिवेट कर देगी, एडिनाइल साइक्लेस को। और क्या होगा, साइक्लिक एमपी का फॉर्मेशन होगा और कैल्शियम चैनल की एंट्री बढ़ जाएगी। और कैल्शियम चैनल आगे क्या करवाएंगे हमारे कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी करवाएंगे, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि ये सारी प्रोसेस किस में होती है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है बीटा रिसेप्टर का, तो बीटा रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। M2 रिसेप्टर भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, हमारी हार्ट रेट भी बढ़ेगी। मान लो आपके पीछे अगर कोई कुत्ता पड़ गया तो क्या होगा, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जाग गया, और जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जागा तो क्या होगा, आपका एड्रीनलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और वो बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और साइक्लिक एमपी का फॉर्मेशन बढ़ाएगा और कैल्शियम की एंट्री करवाएगा और क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़वाएगा। और जिससे क्या होगा, आपकी HR हार्ट रेट इंक्रीज होगी और उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में ब्लड का दौड़ना तेज हो जाएगा, उससे आप काम करवाएंगे। फिर एक प्रोसेस के बाद इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या आता है, एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा M2 रिसेप्टर से और वो क्या करेगा, GI अल्फा सब यूनिट के द्वारा ये भी GTP से GDP में कन्वर्ट होगा और ये एडिनाइल साइक्लेस को क्या करेंगे, तो ये GI अल्फा सब यूनिट के द्वारा क्या करेगा, एडिनाइल साइक्लेस को इनहिबिट करेगा और उससे क्या होगा, साइक्लिक एमपी का फॉर्मेशन कम होगा। ये यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा था प्लस, ये प्लस का सिंबल है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का सिंबल, मतलब ये इसको रोक रहा है। तो उससे क्या होगा, साइक्लिक एमपी का फॉर्मेशन कम होगा और उससे क्या है, यहाँ पे पोटेशियम चैनल की एंट्री हो जाएगी। ये यहाँ पे ये अल्फा बीटा गामा 3 डोमेन होते हैं, तो ये GI अल्फा सब यूनिट से ही जुड़े हुए हैं। तो ये इसके द्वारा क्या करेंगे, पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे और उससे क्या होगा, फास्टर रिलैक्सेशन होगा और फिर से हमारी क्या होगी, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट पाथवे देखते हैं, IP3 डेक पाथवे। ये भी हमको जैसा कि KDT बुक में दिया है वैसा ही डिस्कस करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताया था कि जब भी हिस्टामिन आगे बाइंड करेगा GQ सब, यहाँ पे GQ सब यूनिट का रोल है। तो यहाँ पे जब भी हिस्टामिन हमारे H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो क्या होगा, GQ सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएगी और ये भी GTP से GDP में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे भी अल्फा बीटा गामा 3 डोमेन जुड़े हुए हैं। तो इसके द्वारा ये क्या करेंगे, GQ सब यूनिट के द्वारा PLC फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेंगे और जब भी PLC फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, PIP2 को 2 चीज़ों में तोड़ देगा, एक डेक पाथवे और एक IP3 पाथवे। तो ये IP3 पाथवे क्या करेंगे, एक तो कैल्शियम चैनल की एंट्री को बढ़ाएंगे। कैसे, कैल्शियम चैनल यहाँ पे किस में वो है, स्टोर्ड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये हमारे कैल्शियम चैनल है, तो ये एक तो इसकी एंट्री भी करवाएगा और यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, IP3 डेक पर यहाँ पे IP3 पाथवे क्या करेगा, इस पंप से कैल्शियम को निकालेगा और क्या करेगा, MLCK का फॉस्फोराइलेशन करवाएगा और क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और एक CCPK CAM काल मॉडलिन के द्वारा ये कैल्शियम काल मॉडलिन प्रोटीन काइनेस
एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके द्वारा जो भी अपने फंक्शन होंगे वो प्रोड्यूस करेगा, और अदर इफेक्ट या तो उनको बढ़ाएगा या घटाएगा। यही CAM कॉल मॉडलिंग। और एक बार ये काम करने के बाद फिर से एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम भी भेजता है पंप को कि अब भैया हमारा काम हो चुका है, आप कैल्शियम चैनल को फिर से कंट्रोल कर लो। और अगर इस पंप के द्वारा फिर से नहीं हो पा रहे कंट्रोल, तो यही एक इफ्लक्स पंप की तरह काम करता है और फिर से इसको सेल मेम्ब्रेन के बाहर फेंक देता है कैल्शियम को, और फिर से एक सिचुएशन को क्या कर देता है, नॉर्मल कर देता है। तो ये मैंने आपको GPCR का एक साइक्लिक एमपी पाथवे और एक एडिनाइल साइक्लेस या एक साइक्लिक GMP पाथवे या एडिनाइल साइक्लेस पाथवे, ये दोनों एक ही हैं, और एक या तो फोस्फोलाइपेस या PIP2 या IP3 डेक पाथवे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की ये 4 सब यूनिट होती है, GS, GI, GO या GQ। GI और GO का लगभग सेम रोल है। तो जब भी ये GS स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा, एडिनाइल साइक्लेस का एक्टिवेशन होगा और साइक्लिक एमपी का फॉर्मेशन होगा और कैल्शियम चैनल क्या होंगे, ओपन। और जब भी GI होगा तो क्या होगा, एडिनाइल साइक्लेस का इनिबिशन और क्या होंगे, पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, मतलब साइक्लिक एमपी का फॉर्मेशन कम होगा। और जब भी GO होगा तो क्या होगा, कैल्शियम चैनल का इनिबिशन, मतलब कैल्शियम चैनल का इनिबिशन होगा तो मतलब क्या होंगे, हमारे पोटेशियम चैनल ही ओपन होंगे। और GQ का मतलब होता है फोस्फोलाइपेस C एक्टिवेशन। तो ये फोस्फोलाइपेस C क्या करता है, PIP2 का हाइड्रोलिसिस करा के 2 पाथवे में तोड़ता है, हमारा IP3 और डेक पाथवे। और उसके बाद का मैंने आपको बता ही दिया था। और मैंने आपको बताया था कि ये सारी सब यूनिट हमारे बॉडी में जितने भी हमको आगे टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि हमारे रिसेप्टर हो गए मस्करेनिक, तो ये मस्करेनिक M2 के साथ यहाँ पे कौन कौन सा काम करता है, इनका कपलर, मतलब ये कपल्ड है इन सभी रिसेप्टर के साथ। यहाँ पे मस्करेनिक M2 के साथ GI या GO सब यूनिट काम करती है, और मस्करेनिक M1 और M3 के साथ GQ काम करती है। मतलब मस्करेनिक M1 और M3 किस पाथवे से काम करेंगे, फोस्फोलाइपेस C या IP3 डेक पाथवे। तो ये यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बन गए और आप इससे जीपेट के कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि डोपानर्जिक रिसेप्टर 2, तो ये GI और GO मतलब ये साइक्लिक AMP पाथवे से काम करेंगे और ये साइक्लिक AMP के फॉर्मेशन को कम करेंगे। और जैसे बीटा एडिनर्जिक पाथवे, तो ये GS सब यूनिट मतलब ये क्या करेंगे, साइक्लिक AMP के फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे। और अल्फा एडिनर्जिक पाथवे GQ मतलब ये क्या करेंगे, ये साइक्लिक AMP पाथवे से काम ही नहीं करेंगे, ये किससे काम करेंगे, ये हमारे काम करेंगे IP3 डेक पाथवे से। और अल्फा एडिनर्जिक मतलब और भी अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, वो भी GI और GO से काम करते हैं, मतलब ये किससे काम करेंगे, साइक्लिक AMP पाथवे से, और उसको कम करेंगे। और गाबा B, तो ये भी GI वो मतलब किससे काम करेंगे, साइक्लिक AMP के फॉर्मेशन को कम करेंगे, ये भी साइक्लिक AMP के फॉर्मेशन को कम करेंगे। GQ साइक्लिक AMP से काम नहीं करेंगे, ये किससे काम करेंगे, हमारे GQ हमारे काम करेंगे फोस्फोलाइपेस C, मतलब क्या, PIP2 का हाइड्रोलिसिस और IP3 डेक पाथवे। और प्रोस्टेनॉइड या प्रोस्टाग्लैंडिन किससे काम करेंगे, ये GS से भी काम कर सकते हैं, मतलब ये दोनों इसमें प्रोस्टेनॉइड में या प्रोस्टाग्लैंडिस में या PGs में ये तीनों पाथवे काम करते हैं, मतलब इन दोनों में साइक्लिक AMP और इसमें IP3 या डेक पाथवे। ठीक है, तो ये मैंने आपको जितने भी बेसिक्स थे वो सारे बता दिए, और एक और आपको बेसिक से बताना है। एक और बेसिक से है हमारा ये कि ये जितने भी IP3 डेक, साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP या कुछ हमारी गैसेस हैं, इनका आपको जब भी हम एंजाइना बैक्टीरिया से पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको नाइट्रस ऑक्साइड का मैकेनिज्म एकदम समझाऊंगा। तो वो सेम ही होता है, ये ज़्यादा काम में भी नहीं आती, इसी वहीं पे काम आएगा। तो ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। ये जीपेट में आ सकते हैं और जीपेट में इनके नेचर भी आ सकते हैं। तो हाइड्रोफोबिक मतलब ये क्या है, ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, डेग और IP3। और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है मिक्स विथ वाटर। तो ये कौन कौन से, साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP। और गैसेस NO नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जितने भी बेसिक्स थे आपको मैंने बता दिए। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे
आपके कितने ही जीपेट के क्वेश्चन बन जाएंगे, भले ही कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको अच्छे से याद रखना। एक साइक्लिक जीएमपी पाथवे होता है और हमारा एक IP3 डेक पाथवे होता है। तो IP3 डेक पाथवे में GQ सब यूनिट का रोल है। तो IP3 या डेक पाथवे में हमारे GQ सब यूनिट का रोल है, ना ही साइक्लिक एमपी का। तो आपसे हमेशा कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि IP3 डेक पाथवे में क्या होगा, साइक्लिक एमपी का फॉर्मेशन बढ़ेगा या कम होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये साइक्लिक एमपी पाथवे नहीं है। ये क्या है, हमारा IP3 डेक पाथवे मतलब क्या है, ये फॉस्फोलाइपेसी पाथवे, ये हमारा PIP2 पाथवे है, ठीक है। और और वो हमारे साइक्लिक एमपी पाथवे 2 स्टेप में काम करते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।